Hello students, in business studies today we'll start your new chapter which is your chapter number 9 financial management. Now what do you mean by financial management? In every business आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपको पैसा चाहिए. उस पैसे से रिलेटेड आपको कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं. जिसमें आप डिसीजन लेते हो वो आप उसको आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं. Now financial management is basically about two activities. सबसे पहले ये कि आपके बिजनेस को कितना पैसा चाहिए. अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स से यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अप अ बिजनेस फॉर 10 लाख रुपीस. अब वो जो 10 लाख रुपीस है वो कहाँ से आएंगे. दिस इज द फर्स्ट डिसीजन विच यू हैव टू कंसिडर. क्या आप बोरोड फंड से वो पैसा इकट्ठा करेंगे, क्या आप ओनर फंड से उसे इकट्ठा करेंगे, डू यू हैव दिस मच इन योर पॉकेट. तो ये सारे डिसीजन आपके फर्स्ट एंड पे होते हैं, आपके स्टार्टिंग में होते हैं, जहां पर आप ये देखते हो कि पैसा कहाँ से हमें एक्वायर करना. फर्स्ट थिंग. सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जब आपने एक्वायर कर लिया, लेट्स से 10 लाख रुपीस यू हैव एक्वायर्ड, यू नो 50% 40% of the amount is from the debentures and the 60% amount is from the shareholder fund. Now the second and most important thing which you have to consider in mind is that how you need to spend that money. Okay, where you are going to invest that money. अब वो जो 10 लाख रुपए आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं और कितने अमाउंट में इन्वेस्ट करने हैं. ठीक है, ये नहीं है कि 10 लाख रुपए आ गए तो एक ही जगह पे 10 लाख लगा दिए. बिजनेस के लिए आपको 100 तरीके की चीजें करनी पड़ती है. बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, यू मस्ट बी हैविंग अ बिल्डिंग और फॉर योर ऑफिस. You need furniture, you need machinery, you need your employees for whom you have to pay your salary, your assets, ठीक है, जितने भी हमने बताए, and the raw materials from which you are going to produce your stock, राइट. तो अब कितना कितना अमाउंट आपको किस किस चीज के लिए रखना है, दैट यू हैव टू डिसाइड इन पर्टिकुलर रेशियो. सो ये सारे डिसीजन इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, ये आपके बिजनेस के फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आपका सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं. नाउ प्लस financial management, as I have told you, it refers to the efficient acquisition of finance. Means आपको जो फाइनेंस है वो एक्वायर करना है बहुत एफिशिएंटली, बहुत ही दिमाग के साथ, स्मार्टली यू हैव टू एक्वायर. ये नहीं कि आप सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर फंड से ले लें या सारा का सारा डिबेंचर से ले लें. आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ से भी आप पैसा ले रहे हैं दैट आप उसको सही मायने में इंटरेस्ट डिविडेंड पे कर सकें. या आप बैंक से भी अगर एक्वायर कर रहे हैं तो बैंक आपको रीजनेबल इंटरेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपको रीजनेबल इंटरेस्ट, सॉरी, आप उसको रीजनेबल इंटरेस्ट आपसे मांग रहा है नहीं मांग रहा है. कुछ चीज़ें बहुत ऐसी होती है जहाँ पे आप रीजनेबल इंटरेस्ट आपको मिल जाता है लेकिन आप वहाँ से उसको नहीं ले सकते बिकॉज देयर इज अ कैपेसिटी. लाइक फॉर द शेयर होल्डर फंड आपको प्रॉफिट होगा तो ही आप डिविडेंड दोगे इन दैट केस ऑफ शेयर्स. तो लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ऊपर आप नहीं कर सकते. आपकी कंपनी की एक लिमिट जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है. ठीक है, तो अब उससे ज़्यादा अगर पैसा चाहिए तो क्या करें. देन गो फॉर डिबेंचर्स और गो फॉर बैंक लोन, जो आपको ठीक लगे. लेकिन बैंक लोन ले रहे हो, इन केस अगर लॉस हो गया देन हाउ विल यू बेयर द इंटरेस्ट, राइट. तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही एफिशिएंटली देखना है कि फाइनेंस कहाँ से आप लें. फिर जब आपने उनको ले लिया तो सेकंड काम आता है एफिशिएंटली यू हैव टू यूटिलाइज इट. ठीक है, बहुत ही एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज करना है, वेदर यू आर इन्वेस्टिंग इट इनटू द एसेट्स और इनटू योर ऑफिस प्रेमिसेस या आपके रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए. एंड द थर्ड स्टेप इज कम्स इन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस. नाउ अब आपने फाइनेंस एक्वायर कर लिया, उसको अच्छे से यूटिलाइज भी कर लिया. अब सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है कि उसको यूटिलाइज किया तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल गया है. अब उस प्रॉफिट को, उस सरप्लस को किस तरीके से, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अपने शेयर होल्डर्स को या अपने डिबेंचर होल्डर्स को या आपके बैंक्स को कितना इंटरेस्ट देना है, वो सारी चीज़ें अब डिसाइड की जाएंगी. ओके. और अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देखें तो वी कैन से दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशन. कहने का मतलब ये है कि अगर
आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दोज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जिनको आपको अप्लाई करना है अपने फाइनेंशियली ऑपरेशंस या फाइनेंशियल एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। जो भी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसको पूरा करने के लिए किस किस रेशियो पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाती हैं। Now there comes the role of financial management. See, role of financial management is very much important कि अब हम इतने से बोल तो रहे हैं यहाँ पर कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये करना चाहिए, क्या रोल है इसका, क्यों हमें इतना सारा डिसीजन फाइनेंस को लेकर करना पड़ता है। देखो उसका रोल ये है कि एक कंपनी है जिसे 1 लाख की जरूरत है और उसका बिजनेस शुरू हो जाएगा, लेकिन उसी जगह पे एक दूसरी कंपनी जो 1 करोड़ में भी सोच रही है कि बिजनेस शायद शुरू ना हो पाए। सो पहला जो काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो ये देखना होता है कि आपकी कंपनी का साइज क्या है और उस साइज के अकॉर्डिंगली जो आपको फिक्स्ड एसेट्स चाहिए उनका साइज एंड कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, अगर आपकी छोटी कंपनी है तो आपके फिक्स्ड एसेट भी छोटे होने चाहिए। ये नहीं कि एक छोटी सी कंपनी जहाँ पे ऑलरेडी आपने 1 लाख रुपए लगाकर अपने इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू किया है, वहां पर आप 50,000, 60,000 या 80,000 तक की एक मशीनरी ही ले लें, सिर्फ एक जगह पे ही इन्वेस्ट कर दें। दैट यू कैन नॉट डू। You have to invest the amount in fixed asset according to the size of the fixed asset, which is actually already decided on prior basis according to the size of the company, right? Then फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकंड जो टास्क आता है वो ये आता है कि कंपनी के बैकग्राउंड को पूरा देख के नाउ यू हैव टू डिसाइड द करंट एसेट अमाउंट। क्योंकि करंट एसेट्स जो हैं आपके, करंट एसेट क्या होता है, करंट एसेट आर दोज एसेट्स जो आपकी बिजनेस में 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। उन करंट एसेट्स का खर्चा कितना होगा, उन एसेट्स करंट एसेट्स पे हमें कितना खर्चा करना है, वो डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। अब आपको फाइनेंस कहीं से करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप फाइनेंस पे जाएंगे या शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस पे जाएंगे, वो आपको डिसाइड करना है कि भाई मैं 2 लाख सॉरी 2 ईयर 3 ईयर 3 साल या 4 साल के लिए फाइनेंस करवा लूँ, या 2 साल के लिए, सिर्फ कुछ महीने के लिए फाइनेंस कराऊँ। अगर मुझे लेट्स से लोन लेना है कहीं बैंक से तो मैं 6 महीने का लोन लूँ या फिर मैं 6 साल का लोन लूँ। तो ये सारा डिसीजन जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। वो लोग ही डिसाइड करते हैं कि क्या कितने लंबे टर्म के लिए आपको फाइनेंस के जो पर्पस है वो पूरे करने हैं। फोर्थ पॉइंट इज फिक्सिंग डेट इक्विटी रेशियो इन कैपिटल। ठीक है, अब आपको कैपिटल रेशियो, कैपिटल में देखना है कि भाई जो उधार का पैसा है वो कितना लेना है और ओनर्स फंड कितना लेना है। जैसे कि हमें पता है शेयर से जो पैसा आता है वो तो आपका उधार का पैसा नहीं होता, एक तरीके से ओनर फंड होता है। तो ओनर फंड अगर 100 अगर आपको लेना है तो कितना परसेंट आप ओनर फंड में से लेंगे और कितना परसेंट आप डिबेंचर्स में से लेंगे। तो डेट इक्विटी रेशियो भी का डिसीजन भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही करता है। ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, हर कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है कुछ चीज़ें फिक्स होती है कि ये खर्चे तो आने ही आने, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बिल्कुल डिफरेंट होती है, विच डिपेंड्स ऑन द कंपनी, विच डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। ठीक है, अब हर कंपनी के खर्चे अलग हैं, उनके आइटम्स अलग हैं। तो फाइनेंस मैनेजमेंट जो है सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स को डिसाइड करता है कि क्या क्या खर्चे आने वाले हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है, कितना कितना हम इस पे खर्चा करें, कितना हम इस पे खर्चा ना करें। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा फिगर आउट जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ क्लास क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम इतना सारा डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ले रहे हैं, क्या डिसीजन, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो, आप अगर चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आपकी बिजनेस की वेल्थ बढ़े, आपका बिजनेस अमीर हो जाए, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं तो आप अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज योर वेल्थ। सबसे पहले जो पॉइंट आप करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में इज योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, कि कैसे आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आपको जो आपके एक्स्ट्रा खर्चे हैं, जो कि वेस्टेज आपको नजर आ रहे हैं, उसको आप एलिमिनेट करिए। जो आपके इम्पॉर्टेंट खर्चे हैं उनको तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट, सो उनको आप फोकस करके चलिए। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे आप ऑलवेज ध्यान दीजिए
ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पर्पस होता है। सेकंड इज योर मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में जितने भी आपके कैश, जितना कैश का जो फ्लो है, कितना कैश आपको रखना चाहिए, कितना कैश में खर्चा हो जाएगा, और जो भी आपके खर्चे हैं वो उसको मेंटेन करना, उसको पहले से ही डिसाइड करना, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब जो फंड है ना, उनका यूटिलाइजेशन बहुत ही सही तरीके से होना चाहिए, राइट। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो कहीं भी आप इन्वेस्ट करो, आप उसमें देख लेंगे पहले कि कितना रिस्क इसमें इन्वॉल्व है और कितना इसमें हमें फायदा होने वाला है। तो अगर फायदा हमें अच्छा खासा होने वाला है तो उसके अकॉर्डिंगली हम रिस्क भी हमें लेना पड़ेगा। तो वो सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान में देना है, सो दैट यू कैन प्रॉपरली यूटिलाइज योर फंड्स। मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। जितनी भी आपकी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो इसका यही है कि पैसों से रिलेटेड आपकी जो भी कमिटमेंट्स है, जहाँ भी पैसा देना है, जहाँ से भी पैसा आना है, वो सारा डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो प्लस अब आप अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल डिसीजन जो मुझे देर से बोल रहे हैं वो किस तरीके के डिसीजन होते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस को हमने मेजरली 3 टाइप्स के मेजर डिसीजंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज बीइंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज बीइंग द फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड थर्ड इज बीइंग द डिविडेंड डिसीजन। तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस डिसीजन के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ये डिसाइड करती है कि जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हम फर्म का पैसा किस एसेट्स में बहुत ही केयरफुली इन्वेस्ट करें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस खरीदते चले गए सामान और बहुत सारे एसेट्स आपने खरीद लिए अननेसेसरी। नो, इट शुड बी नॉट लाइक दैट। अननेसेसरी जो एसेट्स है वो नहीं खरीदने, आपको सिर्फ वही एसेट्स खरीदने हैं जिनको केयरफुली आप जिनको खरीदते टाइम पर आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं, ठीक है। आप उनको खरीदने के टाइम पर आपको पता है कि इससे अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाएगा, इसका बेनिफिट है, तो उन्हीं उन्हीं पे ही आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए। जो फैक्टर्स आपके इन्वेस्ट करने के टाइम पर इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं। फर्स्ट फैक्टर होता है आपका कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कि जो आप जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसका कैश फ्लो क्या है, जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न क्या मिलेगा, ठीक है। अगर मैं मशीनरी पे अगर इन्वेस्ट करूँ तो मुझे उसके बदले क्या मिलेगा, उसके बदले ये मिलेगा कि मेरा जो सामान मैं बना रही हूँ वो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बहुत ही जल्दी बन जाएगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, क्वालिटी अच्छी होगी, तो मेरा ये रिटर्न ये है, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करूँगी। फिर मैं देखूंगी कि मेरा रिस्क कितना है। अगर मैं किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करूँ तो मेरा क्या रिस्क है। अगर मैं मशीनरी पे इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मेरा रिस्क क्या है, कहीं ये मशीनरी कुछ महीने बाद तो ख़राब नहीं हो जाएगी। दिस इज़ अ रिस्क विच आई हैव टू टेक। अगर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही केयरफुली इसको यूज़ करना पड़ेगा, सो दैट इसकी मेंटेनेंस ना आ जाए, ये जल्दी ख़राब ना हो जाए। मतलब वट एवर वेयर एवर यू आर इन्वेस्टिंग, इट्स नॉट अबाउट ओनली मशीनरी, इट्स नॉट अबाउट ओनली investing the amount in machinery, it can be in on any asset, okay, it can be on anything in the business। तो ये आपका रिस्क इन्वॉल्व, ये सारी चीज़ें आपको देखते हैं। और इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है आपका, ये सारी चीज़ें दिमाग में रखकर आप अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। नाउ क्लास फाइनेंसिंग डिसीजन में आपका आता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे आप। मतलब अगर आपको कहीं से पैसा लेना है अपने बिजनेस के लिए तो कितना ओनर फंड होना चाहिए, कितना बोरोड फंड होना चाहिए, उधार का पैसा कितना होना चाहिए, और आपका ओनर फंड कितना होना चाहिए, शेयर से कितना पैसा होना चाहिए। इसको जो फैक्टर्स इन्वॉल्व करते हैं वो ये है कॉस्ट, कि अगर मैं ओनर फंड में जाती हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी लगने वाली है, कि मुझे पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करने पड़ेंगे, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, शेयर्स में पैसा अगर मुझे लोगों को अट्रैक्ट करना है तो मुझे इसकी अच्छी खासी प्रमोशन करनी पड़ेगी, राइट। रिस्क, अब ये कॉस्ट कितनी लगेगी वो आपको ध्यान में देना है। बोरोड फंड में क्या कॉस्ट लगेगी वो भी आपको ध्यान में देना है। देन कम्स टू सेकंड कैटेगरी, रिस्क। ओके, अब दोनों में रिस्क क्या है। शेयर्स में कितना पैसा जो है वो हमारा डूब सकता है, कि मान लो कि कोई पैसा हम उनको शेयर दे दें, वो हमें पैसा ना दे, या हम डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स ले रहे हैं, उसमें कितना रिस्क है कि कितना हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कॉस्ट के साथ साथ कितना रिस्क उसमें इन्वॉल्व है, दैट ऑल्सो यू हैव टू गो थ्रू। थर्ड फैक्टर जो उसमें इन्वॉल्व करता है वो है आपका कैश फ्लो पोजीशन। आपकी कैश फ्लो की क्या पोजीशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। अगेन द कंट्रोल जो है वो कितना आप अपने पैसों में करना चाहते हैं, दैट कंट्रोल कंसिडरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन द फ्लोटेशन ऑफ कॉस्ट, okay, and sixth factor is fixed operating cost, and the seventh is state of capital market। so ये सारे factors को आपको ध्यान में रखना होता है।
There comes your there comes your third decision which is related to the dividend. Now class, अगर आपने किसी से शेयर्स के थ्रू पैसे लिए हैं तो उसको डिविडेंड में देना पड़ेगा. डिविडेंड यानी अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा. तो दिस द मेजर अल्टरनेटिव्स आर टू रिटेन द अर्निंग्स और टू डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर. सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ है या तो आप उसको बिजनेस में रखें या फिर आप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें. तो शेयर होल्डर्स को तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ अमाउंट. तो ये डिसीजन लेते वक्त जो आपको ध्यान में चीज़ रखनी है वो ये रखनी है कि आप अर्न कितना कर रहे हो. यू नो व्हाट इज योर अर्निंग. सेकेंड पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग. कि अर्निंग की स्टेबिलिटी क्या है कि अगर मैं इस महीने 5,000 कमा रही हूँ तो क्या अगले महीने में 5,000 कमाऊंगी. क्या ऐसा तो नहीं हो रहा मैं इस महीने 5,000 कमा रही हूँ और अगले महीने में 1,000 कमा रही हूँ, उससे अगले महीने में कमा ही नहीं रही हूँ. स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग ध्यान में रखनी है. कैश फ्लो की पोजीशन क्या है, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है, मतलब आपका बिजनेस कितना ग्रो कर सकता है. अगर आज मैं 5,000 कमा रही हूँ, मेरा बिजनेस क्या पता 3 महीने बाद इतना ग्रो कर जाए कि मैं 10,000 कमा लग जाऊँ. व्हाट आर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, यू नो आपको जो डिविडेंड है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कितना आप स्टेबल रखना चाहते हो. कि आप अपने शेयर होल्डर्स को स्टेबली टाइम टू टाइम डिविडेंड देना चाहते हैं सो दैट आपकी मार्केट में इमेज सही बनी रहे. ये स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड आप ध्यान में रखते हैं. सिक्स पॉइंट इज प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स. अब आप ये देखते हैं कि शेयर होल्डर्स को आप प्रेफरेंस कहाँ रखना चाहते हैं, कि शेयर होल्डर्स को आप यू नो कितना प्रेफरेंस देना चाहते हैं, उनको पहल कितना करना चाहते हैं, कितना आप उनको प्रॉफिट देने के टाइम पर सबसे आगे रखेंगे या सेकंड पे रखेंगे या थर्ड पे रखेंगे. वो चीज़ें आपको देखनी है. अगर उससे इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ है तो देन यू हैव टू इन्वेस्ट योर अमाउंट देयर. आफ्टर दैट यू हैव टू पे फॉर द शेयर होल्डर. तो प्रेफरेंस देखनी है आपको. सेवेंथ इज टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, एंड देन एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, ये आपको देखना है. लीगल रिस्ट्रिक्शंस क्या है डिविडेंड पे करने के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट क्या है, एंड द स्टॉक मार्केट रिएक्शन. सो ये सारी चीज़ों को आप जो है कंसिडर करके चलते हैं व्हेनेवर यू आर टेकिंग द डिसीजंस रिलेटेड टू योर डिविडेंड. विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस